हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 16 अगस्त 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उन पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला है कि प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से दिया गया स्वतंत्रता दिवस पर भाषण, उसके क्या कुछ प्रमुख निष्कर्ष या निहितार्थ हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। 4-5 निहितार्थ हैं, उनको जानेंगे कि मोटी मोटी क्या बातें रही है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ही कहा कि उसी लाल किले के प्राचीर से कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकने की बात कही। इसी तरह की बात वो पहले भी कह चुके हैं और 5 अगस्त के बाद से जब शेख हसीना ने वहाँ से भारत आई हैं, उसके बाद से वहाँ पे हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी है। तो इसको लेकर जो है मामला है, इसको समझेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। ठीक है, यानी वस्तु स्थिति या स्टेटस क्या है। तीसरा जो मुद्दा है वह यह है कि बिहार की एक ज़िले की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक रेडियो धर्मी तत्व कैलिफोर्नियम बोला जाता है, उसका परमाणु भार जो है 252 होता है, कि उसका 50 ग्राम उनके पास पाया गया है, ऐसा उन पे संदेह था, जिसकी कीमत मार्केट में 850 करोड़ रुपए थी। हालांकि बाद में जांच में पाया गया कि ये रेडियो एक्टिव नहीं है या कैलिफोर्नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको समझेंगे क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, और इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। जहाँ तक पहला टॉपिक है, कल हम अपने आज़ादी के 78वां वर्षगांठ मनाए थे। उसके अवसर पे भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं और हर बार भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल था और ये लगातार 11वीं बार है जो उनके द्वारा लाल किले के प्राचीर से अपना स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया गया है। इस भाषण में प्रधानमंत्री जी जो है कुछ नीतिगत और महत्वपूर्ण मुद्दे हमेशा से चर्चा करते रहते हैं। अपने पिछले जो कार्यकाल रहे हैं या जो अभी तक के काम रहे हैं उसको गिनाते हुए के साथ। तो ऐसे में आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण के क्या प्रमुख निष्कर्ष रहे हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के रूप में कुछ मुख्य बातें कही थी। जैसे उन्होंने कहा था कि भारत में एक सेकुलर सिविल कोड, जैसे अभी तक बात हो रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसकी जगह प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सेकुलर सिविल कोड की आवश्यकता है, यानी पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो है और कुछ मुद्दों पर बताया है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की है। पहले भी करते रहे थे, हालांकि इस बार उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसके बावजूद भी, यानी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कहा है, बांग्लादेश को लेकर बात कहा है और भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर भी चर्चा किया है। और हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या और किन किन बातों में रहा है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, सेकुलर सिविल कोड या पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता। ये मामला जो है हम लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के जो उनके घोषणा पत्र है उसका प्रमुख ये अंग रहा है, हमेशा से रहा है। कुछ भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया भी है, जैसे उत्तराखंड ने। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो है अपने इस भाषण में उन्होंने एक नई भाषा छोड़ दी। उन्होंने ये कहा कि अब तक के भारत चूँकि एक पंथ निरपेक्ष देश है, हम उसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं, लेकिन सेकुलर का अर्थ है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, जो हिंदी में अनुवाद किया गया है, एक पंथ निरपेक्ष या सेकुलर देश है। इसमें अभी तक जो कानून होनी चाहिए एक सेकुलर देश में, वो सेकुलर यानी धर्म से निरपेक्ष होने चाहिए या किसी भी रिलीजन से निरपेक्ष होने चाहिए। जबकि भारत में कई सारी नागरिक संहिताएं हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से, जैसे हिंदू नागरिक संहिता है, मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ है और मुस्लिम नागरिक संहिता है, ईसाइयों के लिए अलग से है, आनंदकारक सिखों के लिए अलग से है। तो ये सबको जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब देखा जाए तो कम्युनल है, ये सब कम्युनल सिविल कोड है। जबकि देश का संविधान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, एक्चुअल में वह सेकुलर सिविल कोड की बात करता है। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने एक अपनी बात को और मजबूती देने के लिए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने
भारत में समान नागरिक संहिता पर बार बार चर्चा की है और यह सच है कि हमारे पास जो नागरिक संहिता है वह सांप्रदायिक नागरिक संहिता है, क्योंकि ये अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है। जबकि सेकुलर का अर्थ होता है सेकुलर देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके संदर्भ में अगर कहें तो देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता के आह्वान है और लंबे समय तक हम जो सांप्रदायिक नागरिक संहिता में रहे हैं उससे अलग हमें एक पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता चाहिए। थोड़ा सा अगर हम आप लोगों को बता दें कि नागरिक संहिता क्या होता है, तो देखिए, नागरिक संहिता में जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे विवाह के कैसे विवाह का क्या होगा, विवाह विच्छेद क्या होगा, सक्सेशन क्या होगा, गोद लेने की प्रथा क्या होगी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा होगा, ये सारे मामले जो होते हैं ना वो पर्सनल या सिविल कोड कहते हैं, पर्सनल सिविल कोड में आते हैं, जिसमें ज़्यादातर अलग अलग धर्मों के साथ साथ अलग अलग है। जहाँ तक मामला है कि एक जो है मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम कानून पर्सनल लॉ के साथ जो व्यवस्था चलती है उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी और लोग करते रहे। उन्होंने कहा है कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। कहाँ पे कही गई है? संविधान के पार्ट 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो है आर्टिकल 14 कहता है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होगा। चूँकि ये राज्य पर कानूनन बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये राज्य का कर्तव्य है कि इसे लागू किया जाए। उसी बात को प्रधानमंत्री जी ने दूसरे तरह से कहा और इस तरह से उसे पहले के कानूनों को सांप्रदायिक संहिता कह के कहीं न कहीं उन्होंने विपक्षियों को आड़े हाथ लेने की कोशिश की है। क्योंकि जब भी भाजपा समान नागरिक संहिता कहती थी तो उस पर धार्मिक आधार पे आधार लगता था, तो अब उन्होंने उसको दूसरा रूप दे दिया है कि हम समान नागरिक संहिता नहीं बल्कि सेकुलर नागरिक संहिता चाहिए, जिसमें धर्मों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक नागरिक के रूप में जो भी चीज़ें हो, सिविल जो भी लॉ हो, वो धर्म से निरपेक्ष होना चाहिए। अभी अलग बहस है, जो उसमें आएगा उसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये बात है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री के भाषण से आई वो निकल के आई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। काफ़ी समय से जो है चुनाव के काफ़ी पहले से ही प्रधानमंत्री ने कहीं उस पर चीज़ किया था। इसको लेकर राष्ट्रपति कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी भी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी सुझाई है कि देश में लोकसभा के साथ साथ राज्यों का और अन्य जो है चुनाव होने चाहिए। स्थानीय चुनाव के लिए यह था कि उसके कुछ समय बाद स्थानीय चुनाव भी किए जाने चाहिए। इससे जो चुनाव के कारण बार बार विकास में हिंड्रेंस आता है उसको रोका जा सकता है। हालांकि लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री जी जब इस बार चुन के आए हैं तीसरी बार, तो ये इस बार भाजपा का पूर्ण बहुमत नहीं है, वो पूर्ण बहुमत से 32 सीट कम है। तो ऐसा लगता था कि संभवतः ये मुद्दा भाजपा छोड़ देगी, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा अपने भाषण में ये कहना ये महत्व दर्शाता है कि सरकार अभी भी इस पे अडिग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और इसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल हैं, जो संविधान को समझने वाले लोग हैं, जो भी इसके विशेषज्ञ हैं, वह इस पे विचार करें कि कैसे इसे अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि इसको लेकर जो रामनाथ कोविंद समिति है उसने भी कई सारी अच्छी सिफारिशें इसको लेकर किया है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं जो उनके इसमें था कि महिला सुरक्षा का मुद्दा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के घटना का इनडायरेक्टली हवाला देते हुए कहा कि महिला का सुरक्षा भारत में प्रमुख चिंता का विषय है और विभिन्न राज्य सरकारों को इसको लेकर कड़ाई से इस पे काम करना चाहिए और अपने यहाँ पे दोषियों को जो है इसमें जांच और दोषियों को सज़ा देने पर ध्यान देना चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये मुद्दा है, जब इस तरह के मामले आते हैं तो काफ़ी कुछ इस पर चर्चा होता है, कहा जाता है, लोगों को पीड़ा महसूस होती है, गुस्सा होता है। वो कह रहे थे मैं भी इसको महसूस करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। वो क्या छूट जाती हैं? जैसे देखें, कह रहे हैं कि कुछ चिंता के बिंदु भी आते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लोगों में गुस्सा भी है और इससे महसूस भी किया जा सकता है। हालांकि ज़रूरत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ त्वरित जांच और सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि त्वरित जांच और सज़ा के जरिए ही जो अपराधी हैं उन्हें दंड दिया जा सकता है और दंड के द्वारा ही उनमें
क्या किया जा सकता है, डर का भाव पैदा किया जा सकता है कि वो इस तरह की घटना करने से रोके। प्रधानमंत्री का कहना है कि जब कोई घटना होती है तो बहुत सारी खबरें आती है, लेकिन अपराधियों को दंडित करने के बारे में कोई बात नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद आदमी उसको भूल जाता है। इसी बात को वो कह रहे थे कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे ही अपराधियों के मन में महिला के प्रति हिंसा करने के बाद डर का भाव हो। हालांकि कानून तो काफ़ी कड़े हो गए हैं, लेकिन सिर्फ कानून होने से नहीं होता है, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। यानी कानून के अनुसार अगर जैसे मामला आया तो उस पर जो है लिपापोती नहीं होनी चाहिए। जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो गिरफ्तारी करें और जल्दी से जल्दी उनको न्याय दिलाया जा सके, दंड, यानी जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके या जो दोषी है उसको दंड दिया जा सके, कठोर से कठोर दंड दिया जा सके, ताकि वो आगे इस तरह के कार्य करने से बचे। तो ये प्रधानमंत्री की भाषण का तीसरा पहलू रहा है। चौथा जो है, उन्होंने एक साथ दो मुद्दों को उठाया कि वो भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति, इन दोनों को जो है वो उनका कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, भले ही हमें इसका नुकसान भी, यानी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें भले ही नुकसान उठाना पड़े, उन्हें भले ही आलोचना झेलनी पड़े, लेकिन वो इसके खिलाफ वो कार्रवाई करते रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो भी प्रवर्तन एजेंसियां भ्रष्टाचार को रोकने की अपनी कार्रवाई कर रही हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि नागरिक जो है ना अब भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है, और इसलिए जो सरकार ने, भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई छेड़ी है उसे वो वापस नहीं लेगी, भले ही उसे आलोचना का भी सामना करना पड़े। यानी परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो भी कार्रवाई चल रही है नेताओं के खिलाफ चल रही है, जिसके खिलाफ चल रही है, वो ऐसे ही चलती रहेगी। साथ ही में उन्होंने वंशवादी राजनीति पर भी डायरेक्ट न करके परोक्ष कहा कि हमें राजनीति में ऐसे 1 लाख नए युवाओं को या लोगों को आना चाहिए जिनके परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। ऐसा पंचायत से लेके सांसद तक होना चाहिए। उससे क्या होगा कि उनका कहना है कि इससे राजनीति में नए तरह की विचार जो है, नए तरह की विचारधारा, नए तरह के विचार आएंगे और वो जो वंशवादी वाली समस्या है उससे उबरा जा सकता है। जहाँ तक अंतिम एक और जो बात है, बहुत सारी बात है जो, लेकिन जो मुख्य बातों में से है वो बांग्लादेश को भी प्रधानमंत्री ने यहाँ से संदेश दिया है। जैसे 5 अगस्त को शेख हसीना जी का वहाँ से उन्होंने इस्तीफा देकर भारत आई थी, उसके बाद जब इंटरिम सरकार के मुखिया के रूप में, प्रधानमंत्री तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है आप उनको मुखिया कह सकते, प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए थे, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें जो है शुभकामनाएं दी थी, बधाई तो नहीं दी थी, शुभकामनाएं दी थी, और साथ में ये भी कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित जो अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा हो रही है उसको रोकने की कोशिश की। वही बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से भी कहा था, और ये भी कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो जाए, और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतवासी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू और वहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें। साथ ही भारत चाहता है कि पड़ोसी देश शांति रहे, स्थिरता रहे, उसमें विकास रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है अच्छे से रहे, और भारत हमेशा बांग्लादेश का शुभचिंतक रहना चाहिए। यानी एक तरह से उन्होंने बांग्लादेश के लोगों और बांग्लादेश की सरकार को भारत के लोगों 140 करोड़ लोगों की संवेदना भी व्यक्त कर दी, उनकी क्या हमारी क्या चिंता है, और साथ ही में ये भी कह दी कि हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये जो चिंता है, जो मामले आ रहे हैं अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं के मामले को, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये रहा 15 अगस्त 2024 को जो प्रधानमंत्री जी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर पे जो भाषण दिए थे, उसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष इसमें रहे हैं। ठीक है, अगला जो हम न्यूज़ देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की वस्तुस्थिति। क्यों हम इसे देख रहे हैं? क्योंकि 5 अगस्त के बाद से ही कई ऐसी घटनाएं देखी गई। लगभग ये देखा गया कि बांग्लादेश के 50 से ज़्यादा जिलों में 200 से ज़्यादा हिंदुओं पर आक्रमण की घटनाएं देखी गई हैं। साथ ही साथ जो है, जब प्रधानमंत्री जी ने जब मोहम्मद यूनुस वहाँ के सत्ता में आए थे, तो उन्होंने उस समय उनको जो है, आप कह सकते हो कि बधाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी बातें उनको कहते हुए जो है ये बात कहा था कि वहाँ पे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा हो रही है उसको रोकना है। हिंसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ पे पुलिस बिल्कुल गायब है। पुलिस के खिलाफ इतना खुद हिंसा हो रहा है जो है, वहाँ के आप कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन करने वालों के द्वारा पुलिस पे ही खुद इस तरह का हिंसा हो रहा है कि पुलिस थानों में है ही नहीं। ये बात बांग्लादेश में जो एज ए गृह मंत्री जिन्होंने शपथ ली है उनके द्वारा भी ये कहा गया है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है, या जो इस समय कह सकते हो कि एज चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो भी ये बात को समझते हैं। दुनिया के बारे में भी ये बात जा रही है, यूएनओ ने भी ये बात कही है। तो वो ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में भी गए थे, वहाँ के लोगों से भी कहा था कि हम यहाँ के हिंदुओं का ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने अभी जैसे हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता दिवस का भाषण दे रहे थे, तब भी उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है हिंसा, उसे रोका जाए। तो आइए ज़रा सा मामले को समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की वस्तुस्थिति या स्टेटस क्या है, उनकी क्या स्थिति है। तो ज़रा देखें कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 13 अगस्त को ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया था। ये जो हिंदुओं के 51 शक्तिपीठ है ना, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है, ढाकेश्वरी देवी, उन्हीं के नाम पे ढाका शहर भी पड़ा था नाम। और हिंदू समुदाय के नेताओं से भी आश्वासन दिया कि हम सभी एक हैं। कौन कह रहा? वहाँ के एक्टिंग सरकार के जो कार्यवाहक सरकार है उसके जो प्रमुख हैं, और उन्होंने कहा कि सभी को न्याय दिया जाएगा। ये बात देखा जाए तो शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। और यही मामला जो है, कानून व्यवस्था वहाँ पे पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हिंदू परिवारों, संस्थानों और मंदिरों पर हमले में कम से कम 5 लोगों की मारे जाने की खबर है। हालांकि लोग बताते हैं कि संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में उस तरह से मामले सामने नहीं आ पाते हैं जितना आता है। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से ये बात कही है कि वहाँ पे हिंदुओं सहित जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को संरक्षित किया जाए और उन पे होने वाली हिंसा को रोका जाए। उसको लेकर भारत के 140 करोड़ देशवासी चिंतित हैं, 140 करोड़ भारतवासी चिंतित हैं, ये बात उन्होंने बताया है। तो ऐसे में हम जरा समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी या उनका जो है वो क्या है। तो देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू जो है सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। अगर हम इस मैप में देखें तो ये जो विभिन्न तरीके से 8 वहाँ पे रीजन है, 8 रीजन में हिंदुओं का परसेंटेज लिखा गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम म्यामन सिंह से लेके जो है स्यालहेट तक में, यानी 4% के लगभग 4% से लेके 14% उस रीजन वाइज हिंदुओं की आबादी है। ओवरऑल आबादी अगर देखा जाए तो 7.96% या 8% है कुल आबादी का, जो 2022 की बांग्लादेश की जनगणना हुई थी। तो देखिए, बांग्लादेश की 2022 की जनगणना में 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं, जो देश की आबादी का 7.96% है, यानी ओवरऑल मान लो तो 8% है। बाकी जितने भी बौद्ध, ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक हैं वह 1% है, यानी ओवरऑल 9% जो है हिंदू प्लस और मिला के 9% अल्पसंख्यक हैं। और बांग्लादेश में 16 करोड़ 516 लाख लोग जो है, यानी 16 करोड़ 51 लाख 60 हज़ार लोग जो है, यानी 91% लोग जो है मुसलमान हैं। यानी मुस्लिम आबादी 91% से कुछ ज़्यादा है, बाकी हिंदू आबादी 8% से थोड़ा सा कम है, और लगभग 1% अन्य अल्पसंख्यक हैं वहाँ की जनसंख्या में। 2022 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश के 64 जिले हैं, जिसमें से सिर्फ 4 जिलों में जो है 5वां व्यक्ति हिंदू है, यानी 4 जिलों में 20% से ज़्यादा हिंदू हैं। बाकी 13 जिलों में हिंदू आबादी 15% से ज़्यादा है, और 21 ज़िले हैं जिसमें 10% से ज़्यादा है। बाकी ज़िले हैं उसमें से आबादी जो है 10% से कम है। ये बांग्लादेश में हिंदुओं की जो है डेमोग्राफी है। अगर हम देखें कि जनसंख्या में घटती हिस्सेदारी, दूसरी जो उनकी वस्तुस्थिति है कि बांग्लादेश की जनसंख्या में हिस्सेदारी घट रही है। और कब से घट रही है? अगर 1901 से देखा जाए, पहले हमारे जो बांग्लादेश है ये पहले आज़ादी के पहले, यानी आज़ादी जब 1947 के पहले ये भारत का हिस्सा था। बंगाल, एक पूरा बंगाल था, उसका पूरा एक था जिसका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और कुछ वहाँ पे पश्चिम के नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य थे। तो ये पूरा एक हिस्सा था, और आज़ादी के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान के रूप में हुआ। 71 के बाद वो बांग्लादेश के रूप में बना। और देखा जाए तो 1901 से लेके आज तक लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घट रही है, वो ये आंकड़े बताते हैं। 1901 में जो आज का बांग्लादेश है, अगर उतने में देखा जाए तो लगभग 33% हिंदू था। ऐसे फिर घटते 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 आप आइए देखें, अगर 1951 में देखें, 1951 की जनगणना के आधार पर देखें तो 22% हो गया था।
यानी कि 1901 में 33% था, 1951 में 22% हो गया, 1971 एक और वही है, 74 में जनगणना हुई थी 13.5% हो गया, इसके बाद 2022 में यह संख्या 8% हो गई। यानी लगातार ये संख्या घट रही है। यानी देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से बांग्ला भाषी क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी का हिस्सा बहुत बड़ा था, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है, 33% से ज़्यादा था। लेकिन पिछली सदी की शुरुआत से वे इस क्षेत्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा थे। तब से एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ है। 1901 से अब तक की हर जनगणना में आज के बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जो कि यहाँ पे आंकड़े के द्वारा दिखाई भी देता है, ग्राफ के द्वारा आपको दिखाई भी दे देगा। साथ ही में इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 1941 में 2,95,00,000 थी, जो अब बढ़कर 2001 में 11.04 करोड़ हो गई है, और 2022 के आंकड़े में तो 16 करोड़ के आसपास वहाँ पे दिख रहा है। यानी कि ये आबादी और भी बढ़ गई है। वहीं देखिए, मुसलमानों की आबादी जब 66.1% था 1901 में, जब हिंदुओं की आबादी 33% था, वो बढ़ के 91% हो गई है, और हिंदुओं की आबादी 33% से घट के 8% हो गई है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें कई सारे कारण हैं, आज़ादी के पहले से चले आ रहे कारण हैं, जिनमें आप कह सकते हो कि जन्म दर वाला भी अंतर होता है। लेकिन जो मेन कारण है वो है विभाजन और उसके बाद पलायन। यानी जो विभाजन हुआ बांग्लादेश का, पहले पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान के रूप में, और इसके बाद फिर जब बांग्लादेश बना, तब से जो है ये मुख्य कारण दिखाई दे रहा है। तो भारत का विभाजन और पलायन देखें, यानी कि देखेंगे 1947 से 1971 तक की क्या स्थिति रही है। तो देखिए, बंगाल और पंजाब ब्रिटिश भारत के यही दो राज्य थे, प्रांत थे, जिन्हें धर्म के आधार पे भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। पाकिस्तान में यही बंगाल ईस्ट बंगाल के रूप में मिला उसको, और पंजाब भी मिला उसको। यानी हमारा जो पंजाब है वो उसमें उसको हमारा पंजाब छोड़ के जो पाकिस्तान बना है वो वाला हिस्सा था। और यह विभाजन बेतरतीब था, यानी अक्सर मनमाना था, और इसने हिंसा और आघात का एक ऐसा निशान छोड़ा जिसकी गूंज आज भी महसूस की जाती है। जब विभाजन हुआ था तो पंजाब में 1947 में एक सीमा पार के बाद जो है आबादी, बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान से भारत आ गई थी। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, न कोई बहुत राज्य द्वारा सुविधा तरफ किया गया था। विभाजन के बाद पंजाब से ज़्यादा, यानी जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वहाँ से ज़्यादा आबादी भारत आई थी, न कि बांग्लादेश यानी ईस्टर्न पाकिस्तान की अपेक्षा। देखिए, एक इतिहासकार हैं ज्ञानेश कुदेसिया, वो लिखते हैं कि विभाजन के बाद 1,14,00,000 हिंदू, यानी बंगाल की अविभाजित आबादी का 42% पूर्वी बंगाल में रह गया था। यानी पूर्वी बंगाल में अविभाजित बंगाल जो था उसका 42% आबादी वहीं पे रह गई थी। 1947 में केवल 3,44,000 हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आए थे, और पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बीच ये उम्मीद बनी रही थी कि वहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, इसीलिए मात्र 3 लाख आए थे। और 1,14,00,000 में से 3 लाख देखा जाए तो आप इसको 3% ही मान सकते हैं कि 3% ही लोग वहाँ से जो हिंदू लोग थे वह पश्चिम बंगाल में आए थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो वहाँ पे शांतिपूर्वक रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत में शरणार्थियों का आवागमन 1950 और 60 के दशक में हुआ। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामुदायिक संबंधों के आधार पर उनकी संख्या में भिन्नता थी। साथ ही में बड़े दंगे नहीं हो रहे थे, इसके बावजूद भी एक अघोषित हिंसा का उनको अघोषित हिंसा का सामना करना पड़ता था। यानी जो रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज में उनको उस तरह से हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, जिनके कारण वो धीरे करके जो है पलायन कर रहे थे। उसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में 51 से 61 तक बड़ी संख्या में वहाँ से आए थे, और आज जो है यानी पूर्वी पाकिस्तान से 51 से 61 में बड़ी संख्या में लोग जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, असम से लेके जो बाकी और राज्य थे उसमें आए। क्यों आए? एक सांकेतिक हिंसा या अघोषित हिंसा उनके साथ हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। लेकिन बड़े पैमाने पर जो पलायन शुरू हुआ वो बांग्लादेश बनने के दौरान हुआ था। 1971 में पाकिस्तान की आर्मी, यानी जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जनरल थे, उनका कहना था, उन लोगों का ये मानना था कि अगर हिंदुओं पर उत्पीड़न करते हैं और वहाँ से पलायन करके अगर भारत चले जाते हैं तो वहाँ पे बंगाली भाषी लोगों की संख्या कम हो जाएगी।
ऐसे में जो बंगला भाषा के आधार पे जो एक राष्ट्रीय चेतना बांग्लादेश की बन रही हो उसको कमज़ोर किया जा सकता है। तो उस दौरान और फिर बाद में पलायन हुआ, एक रजाकारों की और सारी चीज़ें, बहुत कुछ हुआ। भारत में अंततः अपने मुक्ति संग्राम भेजना पड़ा, लेकिन उसके दौरान बंगालियों पर जो है काफ़ी उत्पीड़न हुआ और उस दौरान लगभग 97 लाख बंगाली यानी बांग्लादेश के जो लोग थे वह भारत आए थे। उसमें से 70% हिंदू थे, यानी जो उत्पीड़न हुआ था उनमें ईस्टर्न बांग्लादेश में यानी पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान के जनरल कर रहे थे, उसमें लगभग 97 यानी लगभग 1 करोड़ लोग जो है आए थे, जिसमें से 70% हिंदू थे, बाकी जो है अन्य धर्मों के लोग थे। और लेकिन बांग्लादेश के गठन के बाद भारत में हिंदुओं का पलायन कम हुआ, बंद नहीं हुआ है, कम हुआ है, बस इतना कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिखाई दिया था 1971 के दौर में, इसके बाद कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। बंद क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भारत में छिद्रित सीमाएं हैं, पोरस बॉर्डर है, कोई अभी तक पूरी तरह से बॉर्डर जो है सील नहीं है। साथ ही में एक दूसरे के साथ जो है सीमा पार एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ भी उतनी बेहतर नहीं हैं। ऐसे में ये समय समय पर जो है अंतर चलता रहता है, बांग्लादेश के लोग जो है भारत में आते रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होती रहती है। लेकिन इसमें कहीं कहीं अंतर धार्मिक पलायन भी होता रहता है। और अभी भी जो वहाँ पे मामला चल रहा है उसके साथ ये उम्मीद की जाती है कि अगर ये नहीं रुका तो तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख जो वहाँ पे हिंदू हैं, कई नेताओं का कहना है, लोगों का भी कहना है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को भारत में शरणार्थी के रूप में पुनः भारत को लेने में मजबूर हो जाना पड़ेगा, जो भारत के लोकल आबादी पर वहाँ के जो क्षेत्र उसके सटे हुए जो सीमाई राज्य हैं बांग्लादेश के, उन पर एक अन्य जो है असंतुलन बना देगा। इसीलिए संभवतः भारत ज़्यादा चिंतित है इस मुद्दे को लेके। ठीक है, अगला जो न्यूज़ देखते हैं वो ये है कि बिहार पुलिस ने, देखिए 3 लोगों को कपड़ा वपड़ा उड़ाया है। इन पे आरोप है, पुलिस का आरोप है कि इनके पास 50 ग्राम एक धातु मिली थी, ये वाली देखने से लग रहा है, और इसे कहा गया कि ये अति रेडियोधर्मी तत्व कैलिफोर्नियम है। कैलिफोर्नियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये इसकी कीमत बताई गई कि मार्केट में इसकी कीमत 850 करोड़ है, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत इसकी 17 करोड़ है, तो इसलिए बताई गई कि ये 850 करोड़ रुपए की कैलिफोर्नियम इसमें मिली है। जब ये बताया गया तो पुलिस फिर जो है रेडियो साइंटिस्ट आए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन्होंने जांच की और फिर उन्होंने कहा कि संभवतः माइट बी नॉट, यानी ये रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है, ऐसी बातें कही गई है। ज़रा सा इसके बारे में देखें चर्चा में क्यों है। तो 9 अगस्त को गोपालगंज की एक, बिहार में गोपालगंज पड़ता है जिला, वहाँ की पुलिस ने एक बहुत ही असामान्य और खतरनाक प्रतिबंधित वस्तु जब्त की, 50 ग्राम अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम। इसकी कीमत 850 करोड़ रुपए आगे गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बिल्कुल भी रेडियोधर्मी नहीं हो सकता है, यानी जो रेडियोधर्मता या कैलिफोर्नियम का जो मामला था वो नहीं है, ये कोई और धातु आ सकता है, किसी ने संभवतः फ्रॉड बनाया होगा आईआईटी मद्रास के नाम पे। इन लोगों ने कहा था कि अपना पता चला था कि आईआईटी मद्रास से इन्होंने कैलिफोर्नियम लिया है। तो आइए ज़रा समझते हैं कि कैलिफोर्नियम है क्या। नाम से लग रहा है कैलिफोर्निया, तो नाम सुना ही होगा, तो ये कैलिफोर्नियम भी निश्चित रूप से जो कैलिफोर्निया राज्य है उसमें बर्कले है, बर्कले में ही काल्टेक है, कैलिफोर्नियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कैलिफोर्नियम विश्वविद्यालय। वहाँ के वैज्ञानिकों ने 1950 में एक कृत्रिम, ये जो है ये नेचर में नहीं पाया जाता है कैलिफोर्नियम, ये आदमी द्वारा बनाई गई यानी सिंथेटिक जो है रेडियोधर्मी धातु है, तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 98 होता है, और जो फेमस इसका आइसोटोप है वो 292 कैलिफोर्नियम 25298 वाला जो होता है वो है। पहली बार जैसे बताया है कि 1950 में ये खोजा गया था विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय विकिरण प्रयोगशाला ने किया था। इसमें अल्फा कण मतलब जो हीलियम नाभिक बोलते हैं, उसके साथ क्यूरियम एक और धातु है, उसके बमबारी करके इसे खोजा गया था। इसके बारे में जो विशेषता है कि ये देखने में शुद्ध कैलिफोर्नियम धातु का रंग चांदी जैसा सफ़ेद होता है, और ये इतना मृदुल होता है, यानी भले धातु है लेकिन ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे जो ब्लेड होता है, रेजर वाला ब्लेड, उससे भी आसानी से काटा जा सकता है। और ये बहुत महंगा धातु है, कुछ लोग तो कहते हैं कि सबसे महंगी धातु है,
क्योंकि इसके 1 ग्राम की कीमत 17 करोड़ रुपए है, तो निश्चित रूप से महंगा तो बहुत है। लेकिन इसके और भी गुण हैं, उस गुण धर्मों को अगर हम देखें तो वह है इसके भौतिक गुण या जो केमिकल गुण। देखिए जो कैलिफोर्नियम 252 है, वही कैलिफोर्नियम धातु का जो है रेडियोएक्टिव धातु का सबसे प्रमुख आइसोटोप है। इसी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें जो सबसे खास बात है कि ये प्रचुर मात्रा में न्यूट्रॉन उत्सर्जक है, यानी जब यह टूटता है तो यह काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन छोड़ता है। देखिए जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना, बड़े जैसे होता है क्या, मैं आपको बताऊं, परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूमता रहता है, और एक न्यूक्लियर फोर्स होती है जो पॉजिटिव प्रोटॉनों को भी आपस में बांधे रखती है। वो कितना तगड़ा जो है फोर्स होगा कि इलेक्ट्रिक रिपल्सन के बावजूद भी, यानी प्लस प्लस निगेटिव होता है, मतलब एक दूसरे से दूर करते हैं, उसके बावजूद वो उसको बांधे रखता है। लेकिन जब नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा ही हो जाती है, प्रोटॉनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तब वो अनस्टेबल हो जाता है। फिर उस पर वो टूटने से जो है उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, सभी में निकलते हैं। यूरेनियम में तो 1 टूटता है 3 निकलता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बड़ी मात्रा में निकलता है। अगर इसके 1 माइक्रोग्राम को हम तोड़ें तो इसका 1 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम भी नहीं, माइक्रोग्राम, यानी 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा जो है अगर तोड़ा जाता है तो वह 170 मिलियन न्यूट्रॉन उत्पन्न कर सकता है। यानी 17 करोड़ न्यूट्रॉन 1 माइक्रोग्राम जो है अगर कैलिफोर्नियम को पर ब्रेक किया जाता है तो प्रति मिनट निकलता है। इतना बड़े पैमाने पर जो न्यूट्रॉन निकलता है, इसका इस्तेमाल हम आगे अपने बहुत सारे हम इसके उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जो ये न्यूट्रॉन निकलता है इसके कारण ये हाईली रेडियो एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण ये रेडियो एक्टिव और जैविक खतरा हो जाता है, यानी रेडियो एक्टिव हजार्ड के रूप में इसका हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली इसका रेडिएशन बहुत नुकसानदायक हो जाता है, गामा आदि निकलने लगती हैं। लेकिन अगर इसे मैनेज कर लिया जाए तो फिर इसके हम काफ़ी कुछ इस्तेमाल भी, इसका उपयोग भी कर सकते हैं। यानी अगर नहीं मैनेज करेंगे तो ये डिजास्टर है, आप कह सकते हो हजार्ड है, खतरा है, प्रदूषण है। लेकिन अगर इसको हम संतुलित कर लें तो इसके कई सारे अनुप्रयोग हो सकते हैं। अगर इनके अनुप्रयोग में देखें तो जो कैलिफोर्नियम 252 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन काफ़ी निकालता है और नाभ के रिएक्टर को चलाने के लिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए वहाँ पे रिएक्टरों में परमाणु विखंडन प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वो जो पहली चिंगारी लगाती है, इसके बाद तो वो खुद ही निकलते रहते हैं। तो जो शुरुआत चिंगारी लगाने की बात होती है ना, वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही में कैलिफोर्नियम द्वारा उत्सर्जित न्यूट्रॉन का उपयोग करके कैंसर ट्यूमर को भी लक्षित करने में किया जा सकता है। जब और विकिरण प्रभावी जहाँ पे नहीं हो तो इसे कैलिफोर्नियम से निकले हुए विकिरण का भी प्रयोग करके कैंसर ट्यूमर को उपचार किया जा सकता है। साथ ही में इसमें निकलने वाले न्यूट्रॉन उत्सर्जन का उपयोग करके चांदी के अयस्कों की पहचान की जा सकती है, तेल के कुओं में पानी और तेल की परतों की पहचान की जा सकती है, हवाई जहाज़ों में धातु का नुकसान और उसके तनाव है उसकी जांच की जा सकती है, और भी मेटलर्जिकल इसकी जांच जो है पोर्टेबल मोटर डिटेक्टर से इसकी जांच की जा सकती है। साथ ही में इस कैलिफोर्नियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका इस्तेमाल पोर्टेबल आइसोटोपिक न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी PINS में भी किया जा सकता है, जिसके जरिए युद्ध के समय रासायनिक युद्ध के जो मटेरियल होते हैं, रासायनिक युद्ध बैन है तो रासायनिक युद्ध के जो मटेरियल होते हैं उनकी पहचान करने में भी ये कैलिफोर्नियम से द्वारा उत्सर्जित न्यूट्रॉन का प्रयोग करके हम बनाते हैं PINS पोर्टेबल आइसोटोपिक न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके जरिए रासायनिक युद्ध के जो सामग्री हैं उनको युद्ध काल में डिटेक्ट करने में भी ये मदद कर सकता है। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल हैं कैलिफोर्नियम के, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था। भले वो अच्छा हुआ भला हुआ, उन चोरों का कुछ पाए तो है नहीं, 420 केस में चले गए, लेकिन इसी बहाने कम से कम हमें आपको पढ़ने पढ़ाने का मौका मिल गया कैलिफोर्नियम धातु के बारे में। आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए पढ़ा ही रहे हैं। आज ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चर्चा में रहे सामान्य नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के समान नागरिक संहिता के लिए प्रावधान है, ठीक है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, उत्तराधिकारी आदि मामले सभी धर्मों में समान होने चाहिए, ये बातें इसमें कही गई है। तो इसके आधार पे सिंपल सा है, दो आपके पास विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको चुनना है।
दूसरा प्रश्न है कि हाल के समय में बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी वहां की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत था? 3%, 8%, 11% और 15%। तो ये सिंपल है, आप लोग तो जानते ही होंगे। आंसर दीजिएगा कमेंट में। तीसरा है, चर्चा में रहे बांग्लादेश में हिंदुओं की वस्तुस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1901 से अब तक की हर जनगणना में आज के बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है। ठीक है। दूसरा है, बांग्लादेश के गठन के बाद से वहाँ से भारत में हिंदुओं का पलायन बढ़ गया है। तो ये दो स्टेटमेंट है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे। इसमें विकल्प देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चर्चा में रहे रेडियो धर्मी धातु कैलिफोर्नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह प्रकृति रूप से पाया जाने वाला एक अति रेडियो धर्मी धातु है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। इसका परमाणु क्रमांक 93 है और परमाणु भार 252 होता है। ठीक है। शुद्ध कैलिफोर्नियम का रंग सोने जैसा पीला और यह बहुत ही कठोर होता है। अंतिम है, इसका उपयोग रिएक्टरों में परमाणु विखंडन प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये चार आपके स्टेटमेंट हैं, चार विकल्प के रूप में ABCD। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अंतिम प्रश्न है कि चर्चा में रहे कैलिफोर्नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रचुर न्यूट्रॉन उत्सर्जक है जिसका सिर्फ 1 माइक्रोग्राम प्रति मिनट लगभग 170 मिलियन या 17 करोड़ न्यूट्रॉन उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है, यह आसमान गुण इसे अत्यधिक रेडियोधर्मी और संभावित जैविक खतरा भी बना देता है। तो ये आप दो स्टेटमेंट है, इनके आधार पे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से आपको चुनना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।